जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। Sir, I request you that. You stop me. Physically stop me. I have no problem. You stop me. I'm ready to go. I'm not going to stop you. You physically stop me. I have no problem. Then request me. Request I'm leader of opposition. I'm going to. दरभंगा की सड़कों पर सीना तानकर चलते हुए राहुल गांधी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को बाधित करते हुए प्रशासन के लोग, राहुल गांधी के पीछे चलता हुआ युवाओं का हुजूम और पटना से लेकर दिल्ली तक बैठे हुए एनडीए के घटक दलों के सर्वोच्च नेताओं पर चमकती हुई पसीने की बूंदें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति विगत 20 वर्षों के अपने परंपरागत पैटर्न से तब्दील होने वाली है, बदलने वाली है और एक नई राजनीति का प्रादुर्भाव शायद बिहार की सरजमीन पर आपको देखने को मिल सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं देने की वजह क्या है। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रशासन ने इस तरह बाधित करने का प्रयास क्यों किया और उसके बाद राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। क्या राहुल गांधी के आने से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कोई समस्या होने वाली थी? क्या राहुल गांधी के आने से बिहार की शासन प्रशासन व्यवस्था पर को जो है किसी गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा था? राहुल गांधी के आने से क्या अराजकता फैलने वाली थी? राहुल गांधी के संबोधन से क्या समाज में वैमनस्यता फैल सकती थी? क्या ऐसी वजह थी जो राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई और क्लाउज ये लगाया गया कि अंबेडकर छात्रावास में परमिशन नहीं दी जाएगी, टाउन हॉल में परमिशन है। आखिर अंबेडकर छात्रावास में परमिशन क्यों नहीं दी जाएगी? उसकी एक बड़ी वजह है साथियों, क्योंकि पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति ने जो कुछ देखा है उसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग एनडीए के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है और वो नीतीश कुमार के चेहरे पर खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं। वो नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक राजनीति करने वाली घोर आरक्षण विरोधी पार्टी को भी एंडोर्स करता रहा है कि उसे ये लगता रहा है कि सामने नीतीश कुमार खड़े हैं और नीतीश कुमार की छवि एक समाजवादी राजनेता की रही है। लेकिन अभी विगत 2-3 महीने 4 महीनों से जिस तरह की चर्चाएं हैं बिहार के पॉलिटिकल सर्कल्स में कि एनडीए को बहुमत मिलने की स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देगी भाजपा या नहीं बनने देगी भाजपा, उसके बाद ये जो क्लास है, ये जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित वर्ग है, इसके अंदर जो बेचैनी है वो बेचैनी दरअसल देखने लायक है कि उसे ये लग रहा है कि वो अगर नीतीश कुमार को एनडीए को वोट करती है तो नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, फिर उत्तर प्रदेश की तरह कोई सवर्ण मुख्यमंत्री उनके सर पर लाकर बिठा दिया जाएगा। तो इसको लेकर के वो एक संशय की स्थिति में है और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सामाजिक न्याय की आवाज़ बनकर इस देश में उभर रहे हैं, जाति जनगणना के मुद्दे को वो उठा रहे हैं, पिछड़े, अति पिछड़ों के जो सवाल है, जो युवाओं के भविष्य का सवाल है, उसको राहुल गांधी जिस आक्रामकता के साथ एड्रेस करते हुए दिखाई देते हैं, वो असल में चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए और जनता दल यूनाइटेड के लोगों के लिए। जनता दल यूनाइटेड की एक सवर्ण लॉबी है जिसमें ललन सिंह है, संजय झा है, ऐसे लोग जिनको ये लग रहा था कि नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड की कमान उनके हाथों में होगी। उनकी संभावनाओं को भी पलीता लगना शुरू हो गया है जब एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड का चेहरा हो सकते हैं। तो अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक संभावनाओं को भी ध्वस्त करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये तमाम कवायद आपको नजर आ रही है, जो कल
जिसकी एक बानगी हमने देखा कि दरभंगा में किस तरह राहुल गांधी को के कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की गई। दरअसल राहुल गांधी उस क्लास को एड्रेस करने आए थे जिस क्लास को भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हिंदुत्व का कच्चा माल समझती है। राहुल गांधी कल उस क्लास की आवाज को उठाने के लिए आए थे, इस क्लास के सवालों को एड्रेस करने के लिए आए थे, जिस क्लास को, जिस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाकर उग्र राष्ट्रवाद की चाशनी में और पॉलिटिकल हिंदुत्व के नशे में धुत करके बिहार की सत्ता पर बैठना चाहती है, बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि अगर ये वर्ग राहुल गांधी के सवालों के साथ चला गया और वाकई उसने राहुल गांधी के इन सवालों को सीरियसली ले लिया जो राहुल गांधी संबोधनों में उठाते हुए दिखाई देते हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं राहुल गांधी, 50% की आरक्षण कैपिंग को हटाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ने उससे एक कदम आगे बढ़कर ठेके के क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग कर डाली है। देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा विचार चलेगा, मैं आपसे बात करूं, जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। मगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरियर लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है, आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप 90% हो, अपनी स्थिति समझो, आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान के कोई इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो, मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, SC ST सब प्लान जो आपका पैसा है,
जो आपको नहीं दिया जाता है आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, ये इन सब के खिलाफ है। ये अडानी अंबानी सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल में क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो कर देंगे। जब इन सवालों के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जो अब दिखाई दे रहा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब यही सबसे बड़ और यही बनता जा रहा है कि अगर ये सवाल दलित, पिछड़े, अति पिछड़े युवाओं के मन में घर कर गए और उन्होंने इस सवाल से खुद को चुनाव में जोड़ लिया और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भरोसा कर लिया, जैसा कि होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की चूलें हिल सकती हैं। सत्ता तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, शायद 50 सीटों का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी छू जाए तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। बयान कौन दे रहा है राहुल गांधी के इस दौरे के बाद? सबसे पहला बयान आया है संजय झा का। संजय झा कह रहे हैं छात्रावास राजनीति करने की जगह नहीं है। दरअसल संजय झा की गलती नहीं है, संजय झा खुद तो राजनीति भी नहीं कर पाए। एक बार के नीतीश कुमार की कृपा से पहली बार राज्यसभा पहुंचे संजय झा, 5 बार के निर्वाचित जनप्रतिनिधि को, लोकसभा के सांसद को कह रहे हैं कि उनको राजनीति करने नहीं आता है, वो राजनीति करने आए। अरे भाई, एक राजनेता का काम ही राजनीति करना है। नरेंद्र मोदी बिहार में, मधुबनी में और भागलपुर में क्या समाज कल्याण के लिए आ रहे हैं? क्या बता सकते हैं संजय झा? और संजय झा दरअसल भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल माने जाते हैं जनता दल यूनाइटेड में। चलिए संजय झा की बात हम छोड़ देते हैं। उसके बाद बयान आता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र संतोष सुमन जी का। और संतोष सुमन तो उनके पिताजी कह रहे हैं दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। खुद रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं संतोष सुमन, विधान परिषद के सदस्य हैं, पत्नी को विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया है, पूरी प्राइवेट पार्टी चला रहे हैं और वो राहुल गांधी को अराजकतावादी बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं। ये दरअसल वो बौखलाहट है, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। बयान आता है अरुण भारती का, जो चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं और जमुई से सांसद हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट है। भाई, राजनेता का काम होता है हर जगह जाना। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभी एक सूचना आई है, 74 या 75 देशों में वो 100 बार से ज्यादा जा चुके हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म ये नहीं है क्या? अडानी अंबानी का धंधा चमकाने के लिए गए हैं नरेंद्र मोदी। देश की कूटनीति का तो ये हाल है कि आज पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण स्थिति में एक देश, दुनिया का एक देश भारत के साथ खड़ा नहीं हो सका।
ये स्थिति कर दी है इन लोगों ने भारत की विदेश नीति की, भारत की कूटनीति की, जिसका डंका बजता था पूरी दुनिया में। राहुल गांधी से डर क्यों लग रहा है? चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो। सम्राट चौधरी कह रहे हैं राहुल गांधी अराजकतावादी हैं। संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी राजनीति करने के लिए आए हैं और छात्रावास में राजनीति नहीं होती है। संजय झा क्या बता सकते हैं कि 1974 में पटना के पटेल छात्रावास और जैक्सन हॉस्टल और पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में क्या हो रहा था जेपी मूवमेंट के दौरान? नीतीश कुमार, लालू यादव और सुशील मोदी जैसे लोग क्या करते थे उन हॉस्टल्स में? ये तमाम लोग जो उसी छात्र राजनीति की उपज है, उसी छात्रावास की राजनीति की उपज है। संजय झा क्या ये नहीं जानते हैं? तो क्या संजय झा ये बता सकते हैं कि राजनीति सिर्फ चर्च में घुस करके हुल्लड़बाजी करने से होती है? क्या संजय झा को राजनीति करना सिर्फ इसको राजनीति करने का मतलब ये समझ में आता है कि आप किसी मस्जिद के आगे खड़े होकर डीजे बजाएं, उन्मादी नारे लगाएं? संजय झा इसको राजनीति समझते हैं और राजनीति वहां होनी चाहिए? मस्जिद के आगे डीजे बजाकर संजय झा राजनीति करना चाहते हैं? चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले लोग संजय झा को राजनीति करने वाले लगते हैं और उसी राजनीति को संजय झा इंडोर्स करना चाहते हैं? दरअसल सैकड़ों सवाल हैं, लेकिन उन सब सवालों का समर अप यही है, उसका सारांश यही है कि ये जो तबका है, ये जो क्लास है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज तक अपना जुड़ाव महसूस नहीं करता है। स्वाभाविक रूप से उनके साथ नहीं जुड़ पाता है। वो उनकी ऑब्वियस चॉइस नहीं है, वो स्वाभाविक पसंद नहीं है भारतीय जनता पार्टी उनकी स्वाभाविक पसंद अब राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से आक्रामक होकर इस क्लास को एड्रेस कर रहे हैं, इस क्लास के मुद्दे को उठा रहे हैं और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्लास, ये वर्ग राहुल गांधी के साथ खुद का जुड़ाव महसूस कर रहा है। और राहुल गांधी डंके की चोट पर कहते हैं कि जो राहुल गांधी कहते हैं वो इस सरकार को करना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा था कि कृषि कानून वापस लेने होंगे, सरकार को वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा था, संसद भवन में खड़े होकर कहा था कि हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे और इसी संसद में से पारित करवा करके रहेंगे। आज देख लीजिए क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है कि वो जातीय जनगणना करवाएगी। तो ये विश्वास दलित, पिछड़े, अति पिछड़े युवाओं के मन में बैठ रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो इस सरकार को थक हार कर करना पड़ता है। तो इसलिए राहुल गांधी अगर आज कह रहे हैं कि वो निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की सीमा को वो समाप्त करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग जो SC ST का जो वेलफेयर का बजट है हम उसको बढ़ाएंगे, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि जो छात्र लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका लोन माफ होना चाहिए, तो ये राहुल गांधी करके दिखाएंगे। और दरअसल ये विश्वास एनडीए के घटक दलों में जो कथित दलित राजनीति के नेता बने फिर रहे हैं, चिराग पासवान, अरुण भारती, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन जैसे लोग और संजय झा जैसे लोग जो अपने दम पर एक विधानसभा की सीट जीतने की हैसियत नहीं रखते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब है। और यही बुनियादी वजह है कि कल राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की गई। अंबेडकर छात्रावास तक पहुंचने से उनको रोका गया और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये रही कि ये जो नीतीश कुमार के सुशासन का 20 सालों से डंका बज रहा है, ये उस अंबेडकर छात्रावास की जीती जागती हुई तस्वीरें बयां करती हैं, जहां की छतें टपक रही हैं, जहां के दरवाजे बंद नहीं होते हैं और कमरों में कुत्ता बैठ जाता है, जहां CCTV कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उनकी वायर्स कटी हुई हैं, जहां कई सालों से रंग रोगन नहीं किया गया है। दरअसल नीतीश कुमार के सुशासन की असली तस्वीरें बयां करती हैं अंबेडकर छात्रावास जैसी इमारतें। इसलिए राहुल गांधी को रोकने की साजिश हुई और इसलिए राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रशासन के द्वारा बाधित करने की कोशिश की गई है। लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति का जो वोटिंग पैटर्न रहा है, वो अगर इस चुनाव में आपको बदलता हुआ दिखाई दे तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अभी तो ये शुरुआत है, शायद आगे कई कार्यक्रम और होने हैं राहुल गांधी के। और निश्चित रूप से राहुल गांधी उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं
जिस पॉलिटिकल हिंदुत्व के बैरिकेड में, जिस उग्र राष्ट्रवाद के बैरिकेड में बांधकर कैप्चर करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं, निश्चित रूप से मुझे यह इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले चुनाव में बिहार का वोटिंग पैटर्न 2 दशकों के वोटिंग पैटर्न से आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। इस बात के लिए मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ और मुझे यकीन है कि ऐसा होकर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इस अपील के साथ कि मेरे इस वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के साथ साझा कीजिए और मेरा नैतिक सहयोग